गुड मॉर्निंग। कॉम्प्लेक्स के बाद हम फिर से आ गए नेक्स्ट क्लास में डायनेमिक्स में। और डायनेमिक्स में हम स्पर्शरेखीय वेग, अभिलंबिक वेग और स्पर्शरेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण कर चुके थे। अब उनके क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले करेंगे एग्जाम्पल और फिर करेंगे उनके क्वेश्चंस। तो यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। पहले एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? एग्जाम्पल 3 है, एक कण एक वक्र में, एक कण एक वक्र में, एक कण एक वक्र में इस प्रकार चलता है कि इस प्रकार चलता है कि इस प्रकार चलता है कि इसके स्पर्शरेखीय तथा अभिलंबिक स्पर्शरेखीय तथा अभिलंबिक त्वरण सदैव समान रहते हैं और इसकी स्पर्शरेखा का कोणीय वेग अचर रहता है तथा इसकी स्पर्शरेखा का कोणीय वेग अचर रहता है। पथ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक कण है वो एक वक्र में इस प्रकार चलता है कि उसके स्पर्शरेखीय तथा अभिलंबिक त्वरण है। स्पर्शरेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण दोनों क्या है? बराबर है तथा स्पर्शरेखा का कोणीय वेग अचर है। स्पर्शरेखा के साथ जो कोण बनता है उसका जो वेग है, कोणीय वेग, वो क्या है? अचर है। तो हमें पथ का समीकरण ज्ञात करना है। तो पथ के समीकरण के लिए जब भी स्पर्शरेखीय और अभिलंबिक त्वरण और ये दे रखा हो तो स्पर्श हमने वो क्या देखा था? नेज समीकरण से देखा था कि एस तो क्या थी? एस तो था चाप और जो साई था वो था कोण था वहाँ। तो एस और साई में यहाँ एक संबंध लाना है पथ के लिए। जब भी स्पर्शरेखीय और अभिलंबिक दे रखे हो और पथ ज्ञात करना हो तो पथ के लिए एस और साई में संबंध ज्ञात करेंगे, एस और साई का एक समीकरण निकालेंगे। तो पहले तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या है? स्पर्शरेखीय तथा अभिलंबिक त्वरण सेम है। स्पर्शरेखीय त्वरण का फॉर्मूला क्या है? स्पर्शरेखीय पहले देख लेते हैं। स्पर्शरेखीय जो वेग है उसका फॉर्मूला क्या था? एस डॉट, उसको वी भी बोलते थे और वी को ds अपॉन dt लिखते थे। और एक क्या था? स्पर्शरेखीय त्वरण का फॉर्मूला क्या था? dv अपॉन dt। और एक क्या था? अभिलंबिक वेग। तो अभिलंबिक वेग का मान आया था 0। और एक था अभिलंबिक त्वरण, वो कितना था? v² अपॉन रो। और रो क्या होता है? और यहाँ रो क्या था? रो था ds अपॉन डी साई। रो क्या था? ds अपॉन डी साई। तो यहाँ क्या दे रखे हैं? स्पर्शरेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण सेम है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है? सेम दे रखी है। तो यहाँ से लिख लेते हैं। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ स्पर्शरेखीय त्वरण इक्वल टू अभिलंबिक, स्पर्शरेखीय त्वरण इक्वल टू अभिलंबिक त्वरण। क्वेश्चन में दे रखा है कि स्पर्शरेखीय तथा अभिलंबिक त्वरण सेम है।
तो यहाँ से स्पर्शरेखीय त्वरण का फॉर्मूला dv/dt, तो ये dv और अपॉन dt इक्वल टू अभिलंबिक त्वरण का फॉर्मूला v²/ρ, v²/ρ। अब यहाँ से ये क्या है dv/dt, v² और रो, तो रो का मान क्या होता है ds/d साई, और dv/dt इक्वल टू v², रो की जगह ds/d साई, ds और d साई जाएगा ऊपर, तो ये डी साइड, क्योंकि उल्टा होके ऊपर जो नीचे वाला हर है वो चला जाएगा ऊपर, और जो n से वो रह जाएगा नीचे, तो ds और ऊपर चला गया d साई, वहाँ से रो का मान लिख लिया। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से ये ds को ले लेते हैं इस साइड, क्योंकि ds को इस साइड लेने से एक फ़ायदा होगा, ds को इस साइड लेने से क्या फ़ायदा होगा, एक बार लेते हैं ds, और ये ऊपर क्या है dv, और नीचे क्या था dt, इस ds को इस साइड ले लिया तो ऊपर आ गया गुणा में ds, और ये dv और नीचे dt। हमें क्या ज्ञात करना है, पथ का समीकरण। पथ के समीकरण के लिए s तथा साई में संबंध ज्ञात करना है, तो s तथा साई में संबंध ज्ञात करना है, और यहाँ v² और क्या बचा d साई, ये ds तो आ गया था इस साइड। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ds/dt, ds/dt क्या होता है, स्पर्शरेखीय वेग, और उसको हम लिख सकते हैं v, स्पर्शरेखीय वेग को v, तो ये हो जाएगा v और dv और इक्वल टू v² और ये d साई। अब यहाँ एक v से एक v कैंसिल, तो dv इक्वल टू v और ये d साई, तो dv इक्वल टू क्या आया, dv इक्वल टू आया v.d साई। अब वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि साई का समीकरण चाहिए, साई की मान चाहिए साई का, तो यहाँ से कर लेंगे dv अपॉन v और इक्वल टू d साई। और अब दोनों साइड क्या कर लेते हैं, समाकलन कर देते हैं, तो दोनों साइड समाकलन करेंगे, तो दोनों साइड समाकलन करेंगे, तो समाकलन dv अपॉन v और समाकलन d साई, तो 1/v का log v के सापेक्ष, और d साई का साई, और एक कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट मान लेते हैं log c मान लिया कांस्टेंट, क्योंकि समाकलन की लिमिट नहीं दे रखी हो तो एक कांस्टेंट आएगा हमेशा, तो ये कांस्टेंट। अब क्या करते हैं, log को एक साइड ले लेते हैं, तो ये होगा log v, इसको इस साइड ले आते हैं तो माइनस log c और इक्वल टू साई, इक्वल टू क्या है साई। अब यहाँ से log a माइनस log b, log a माइनस b का फॉर्मूला log a अपॉन b, तो यहाँ से लिख सकते हैं log v अपॉन c और इक्वल टू साई, क्योंकि log a माइनस b का फॉर्मूला होता है log a अपॉन b, तो log a और अपॉन b। अब यहाँ से वो log उस साइड भेज देते हैं, तो v अपॉन c के लिए e की पावर साई, उस साइड ये log e में जाएगा, e में कन्वर्ट हो जाएगा, तो e की पावर आ जाएगी साई, और यहाँ से v का मान क्या आया c और e की पावर साई, तो v का मान क्या आ गया, v का मान आया c और e की पावर साई, तो v का मान हमने निकाल लिया एक बार। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है इसकी स्पर्श रेखा का कोणीय वेग अचर, तो स्पर्श रेखा का कोणीय वेग, तो वो क्या था, वक्र इस प्रकार होता था, और यहाँ कोई बिंदु मानते थे P, और यहाँ x अक्ष की रेखा होती थी। अब यहाँ से स्पर्श रेखा, हम स्पर्श रेखा खींचते थे, इससे जाने वाली, इस पॉइंट से जाने वाली एक स्पर्श रेखा खींचा करते थे, और स्पर्श रेखा के साथ ये कोण साई होता था। तो यहाँ कोणीय वेग अचर है, पीछे अरीय वेग अरीय त्वरण में हमने निकाला था एक कोणीय वेग, तो वहाँ थीटा होता था कोण, लेकिन कोणीय वेग के लिए उसका डॉट करते थे, और यहाँ कोण क्या है साई, तो इसका कोणीय वेग निकालने के क्या करेंगे साई डॉट, तो इसके लिए कोणीय वेग होगा साई डॉट। पहले कोण क्या होता था थीटा, और उसके लिए कोणीय वेग निकालने के लिए करते थे थीटा डॉट। अब यहाँ कोण क्या है, यहाँ कोण है साई, तो यहाँ कोणीय वेग निकालने के लिए करेंगे साई डॉट, तो यहाँ से कोणीय वेग क्या आएगा साई डॉट।
और साई डॉट यानी कोणीय वेग अचर दे रखा है, मतलब वैल्यू क्या है उसकी, कांस्टेंट। तो यहाँ से कोणीय वेग क्या है, साई डॉट। और साई डॉट को क्या लिख सकता हूँ, डॉट का मतलब डी साई अपॉन डी टी, और ये कांस्टेंट दे रखा है, कांस्टेंट को हम हमेशा ओमेगा मानेंगे। तो यहाँ से ये ओमेगा। अब यहाँ से ये समीकरण नंबर, इसको पहले वाले को दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आराम से देखते हैं। तो यहाँ साई है और यहाँ भी क्या है, साई है, लेकिन यहाँ v है। v का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, v का फॉर्मूला होता है ds अपॉन dt। एस डॉट को बोलते हैं v। तो ये हुआ ds अपॉन dt इक्वल टू सी ई की पावर साई, और ये डी साई अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा तो कांस्टेंट है। अब यहाँ से ds अपॉन डी टी का यदि इसमें भाग दे दें, ds अपॉन डी टी का, क्योंकि हमें s और साई में संबंध निकालना है, यदि समीकरण 1 का समीकरण 2 में हम भाग दे दें तो यहाँ ds अपॉन डी टी है और यहाँ डी साई अपॉन डी टी, मतलब डी टी से डी टी तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ds और डी साई। इस साइड में c कांस्टेंट ई की पावर, और ये बचेगा साई। तो साई तो हमें चाहिए साई, और ये उस साइड है ओमेगा, तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो मतलब s और साई में संबंध आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो ये तो क्या है, ds अपॉन डी टी और इक्वल टू है सी ई की पावर साई। समीकरण 2 का भाग दे रहे हैं, तो ये क्या है, इस साइड लेफ्ट साइड LHS में डी साई अपॉन डी टी, और इस साइड क्या है, इस साइड है ओमेगा। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, ओमेगा। अब यहाँ से हर सेम है, तो हर से हर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचा डी एस अपॉन डी साई। तो ये बचा डी एस अपॉन डी साई, ये बचा डी एस अपॉन डी साई, क्योंकि डी टी से डी टी कैंसिल, और इक्वल टू सी अपॉन ओमेगा और ई की पावर साई। अब यहाँ क्या करते हैं, डी साई को भेज देते हैं उस साइड, डी साइड को उस साइड, तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। सी क्या था, सी तो हमने माना था एक कांस्टेंट, सी क्या माना था, कांस्टेंट माना था। तो सी कांस्टेंट और ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट, एच दे रखा है, तो ये कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट, तो यहाँ से C1 लिख सकते हैं उसकी जगह। तो ds अपॉन डी साई इक्वल टू C1 ई की पावर साई, ये क्या है, C1, इसको मान लिया C अपॉन ओमेगा को C1, और ये ई साई। अब यहाँ वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें s और साई में संबंध चाहिए, तो ये हो जाएगा ds, और इस डी साई को इस साइड ले आते हैं, तो ये C1 ई की पावर साई और ये डी साई। अब क्या कर देते हैं, s का मान चाहिए, ये डी साई है, तो s का मान निकालने के लिए दोनों साइड समाकलन, तो दोनों साइड समाकलन कर देते हैं, और C1 क्या है, कांस्टेंट, तो ये बार। अब यहाँ इसका समाकलन s और इक्वल टू ये C1 और ई साई का डी साई के रिस्पेक्ट में, तो ई साई का ई साई ही आएगा। तो यहाँ से s इक्वल टू आया ई साई ई की पावर साई। अब यहाँ लिमिट नहीं दे रखी, तो यहाँ एक और कांस्टेंट आएगा, तो एक और कांस्टेंट को मान लिया C2। तो ये क्या आ गया, पथ का समीकरण आ गया, s में और साई में संबंध आ गया, और ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, केवल किस में संबंध आया, s और साई में, उसके अलावा कुछ भी नहीं आया। तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में दे रखा था स्पर्शरेखीय वेग और स्पर्शरेखीय त्वरण, उसका क्या रखा, फॉर्मूला रखा, और उसको सोल्व करते गए, यहाँ से v निकाल लिया। चाहे आप यहाँ से कुछ भी निकाल लो, हमें तो बस लास्ट में समीकरण चाहिए s का और साई का, वो चाहे आप किसी तरह से लाओ, फॉर्मूले से किसी तरह घुमा के लाओ, फॉर्मूला कोई भी लगा लो, और मान के आना चाहिए s और साई में संबंध आना चाहिए। तो उसका ये क्या हो गया, पथ का समीकरण हो गया। तो इसके बाद ये था एग्जाम्पल नंबर 3। तो इसके बाद हम कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर एक और कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4,
तो एग्जाम्पल 4 भी इसी तरीके से है। हमें क्या याद रखना है, हमें फॉर्मूले याद रखने हैं कि स्पर्शरेखीय वेग क्या है, स्पर्शरेखीय त्वरण क्या है, और अभिलंबिक वेग क्या है, और अभिलंबिक त्वरण क्या है, और कोणीय वेग यहाँ होगा साई डॉट। साई डॉट का मतलब आगे आएगा एक डी अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा डी साई अपॉन डी टी, और उसको मानेंगे हम, यदि कांस्टेंट दे रखा हो तो उसको हमेशा ओमेगा मानेंगे। और पीछे अरीय वेग अरीय त्वरण में जो कोणीय वेग हुआ करता था वहाँ कौन होता था, थीटा। तो यहाँ यदि कोणीय वेग निकालना है तो यहाँ साई की जगह साई डॉट और वहाँ थीटा की जगह थीटा डॉट होता था। अब यहाँ क्वेश्चन दे रखा है जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है कि यदि किसी समतल वक्र में गतिमान एक कण के स्पर्शरेखीय तथा विलंबिक त्वरण सदैव अचर रहते हैं। कण के स्पर्शरेखीय तथा अभिलंबिक त्वरण सदैव अचर रहते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि टी समय में गति की दिशा द्वारा बनाया गया कोण साई इक्वल टू ए लॉग 1 प्लस बी टी होगा। 1 प्लस बी टी होगा या द्वारा दिया जाता है। यहाँ क्वेश्चन है कि कोई समतल वक्र है, उसमें स्पर्शरेखीय और अभिलंबिक त्वरण है। अभिलंबिक त्वरण सदैव अचर रहते हैं, मतलब स्पर्शरेखीय जो त्वरण की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसका एक निश्चित मान रहेगा, और अभिलंबिक त्वरण का भी एक निश्चित मान रहेगा। तो सिद्ध करना है कि टी समय में गति की दिशा में बनाया गया कोण, मतलब साई हमें ज्ञात करना है। तो साई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, साई ज्ञात करने के लिए जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले तो वो कर लेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि स्पर्शरेखीय त्वरण क्या है, सेम क्या, वो कांस्टेंट है। तो स्पर्शरेखीय त्वरण क्या होता है, dv अपॉन dt, वो कांस्टेंट दे रखा है तो उसको मान लेते हैं a, कांस्टेंट मान लिया एक कांस्टेंट, वो क्या है, a क्या है, कांस्टेंट। और फिर क्या है, अभिलंबिक त्वरण क्या होता है, अभिलंबिक त्वरण होता है v स्क्वायर अपॉन रो, उसको मान लेते हैं v, वो भी क्या है, कांस्टेंट दे रखा है तो इसको कांस्टेंट मान लिया b के इक्वल, और इसको मान लिया a के इक्वल, क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ इसको नंबर दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। हमें मान ज्ञात करना है साई का। तो साई, यहाँ से साई ज्ञात नहीं हो सकता, यहाँ से साई ज्ञात हो सकता है, क्योंकि जो रो है, रो का मान होता है डी एस अपॉन डी साई। तो यहाँ यदि डी साई का यदि लास्ट में समाकलन कर देंगे तो साई का मान ज्ञात हो जाएगा। अब जब क्वेश्चन में फर्स्ट दे रखा तो इसका मान क्या होगा, फिर मतलब इसका देने का मतलब क्या है, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसका समाकलन कर लेते हैं और v का मान ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से। तो समीकरण एक का समाकलन
करने पर समाकलन करेंगे तो dt को उस साइड भेज देते हैं, dt को उस साइड, तो dv का समाकलन, dv का समाकलन, dv का समाकलन और इक्वल टू a तो कांस्टेंट, और dt को इस साइड भेज देंगे तो dt का समाकलन। अब यहाँ से ये समाकलन, ये dv मतलब v का समाकलन, v का समाकलन, यदि v का समाकलन करेंगे तो dv का समाकलन करेंगे तो ये v और a कांस्टेंट, और dt का समाकलन करेंगे तो ये और t। अब यहाँ लिमिट नहीं दे रखी है तो लिमिट का मान क्या आएगा, लिमिट नहीं दे रखी तो ये कांस्टेंट आएगा, तो बाहर आया, एक कांस्टेंट हमने मान लिया c, तो v का मान आ गया 80 और प्लस c। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में जो साई है उस जो रो है उसका मान रखते हैं, तो समीकरण 2 से लिखते हैं, समीकरण 2 से v, अब यहाँ एक v का मान रख लेते हैं, एक v का मान रख लेते हैं, एक v का मान क्या है, v का मान होता है ds अपॉन dt, तो v का मान होगा ds अपॉन dt, और नीचे रो का मान क्या होता है ds अपॉन d साई, ds अपॉन d साई, ds अपॉन d साई। इसको मैं उस साइड लिखता हूँ ऊपर, समीकरण 1 से, समीकरण 2 से v स्क्वायर, तो एक v की जगह लिख लेते हैं ds अपॉन dt, क्योंकि v का मान होता है ds अपॉन dt, तो ये v स्क्वायर, और नीचे रो का मान ds अपॉन d साई, ds अपॉन d साई। अब ऊपर एक v का मान रखने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से एक ds से ds हट जाएगा, क्योंकि हमें s नहीं चाहिए, हमें तो साई चाहिए, तो हमें s हटाने के लिए एक v का मान रख लिया, इस एक v का मान रख लिया ds अपॉन dt, और यहाँ से रो का मान रख दिया फिर ds अपॉन d साई, और इक्वल टू क्या है b, इक्वल टू क्या दे रखा है, इक्वल टू है b, इक्वल टू क्या है b। अब यहाँ से ds कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा v और ds 1 अपॉन डी साई, 1 अपॉन डी टी, तो 1 अपॉन डी साई ऊपर जाएगा तो डी साई तो आ जाएगा ऊपर, और डी टी क्या रह जाएगा नीचे, तो ये डी टी और इक्वल टू बी। अब यहाँ v डॉट डी साई अपॉन डी टी, अब हमें मान किसका चाहिए, हमें तो चाहिए मान साई का, तो साई का मान निकालने के लिए हमें किसका मान चाहिए, सिर्फ साई का, तो हम क्या कर लेते हैं डी साई को एक साइड ले लेते हैं, तो ये डी साई और इक्वल टू ये हो जाएगा बी अपॉन ये v गुणा में उस साइड जाएगा भाग में, और ये डी टी, बी अपॉन वी और ये डी टी और डी साई। अब हमें साई का मान चाहिए तो क्या कर लेते हैं, साई का क्या कर लेते हैं समाकलन, साई का क्या कर लेते हैं डी साई का समाकलन कर लेते हैं दोनों साइड, तो ये समाकलन और ये इसका भी समाकलन। अब यहाँ b अपॉन वी, तो v का मान इस समीकरण नंबर इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 से यहाँ से v का मान रख देते हैं, तो समीकरण 3 से v का मान रखने पर एक बार समाकलन को हटाते हैं और फिर मान समाकलन करेंगे, क्योंकि v से एक t वेरिएबल हो रह जाएगा, तो यहाँ से v का मान रखेंगे यहाँ, तो डी साई इक्वल टू बी अपॉन v का मान 80 अपॉन सी, तो 80 अपॉन सी और ये डी टी। अब करेंगे समाकलन, तो समाकलन और यहाँ ये समाकलन, तो डी साई का समाकलन तो साई इक्वल टू, क्योंकि इस डी साई का समाकलन तो साई, बी क्या है, बी तो है कांस्टेंट, तो बी को ले लेते हैं बाहर, बी तो आ गया बाहर 1 अपॉन 80 प्लस सी और डी टी, तो 1 अपॉन में है तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा log 80 और प्लस सी, log 80 प्लस सी। अब फिर 80 का करना पड़ेगा, क्योंकि टी वेरिएबल के साथ गुणा में, तो क्या करेंगे समाकलन कर रहे हैं, तो समाकलन के लिए एक मान आएगा नीचे, तो नीचे आ गया ए, क्योंकि टी में गुणा में है ए,
और यहाँ समाकलन की लिमिट विद्यमान नहीं है, तो लिमिट विद्यमान नहीं है तो ये कांस्टेंट आएगा। तो उसके लिए एक कांस्टेंट मान लेते हैं, उसके लिए एक कांस्टेंट मान लेते हैं प्लस log c1। ये क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि समाकलन की लिमिट विद्यमान नहीं है, तो इसको मान लिया c1। तो यहाँ से ये क्या हुआ? c1। और ये क्या है? a, इसके पूरे के नीचे में। और यहाँ से साई इक्वल टू क्या आया? b अपॉन ए। ये b अपॉन ए। अब यहाँ से log 80 प्लस सी और प्लस log c1, इसको मान लिया था log c1। अब यहाँ से हम एक चीज़ देखते हैं कि यदि हम मान ले t इक्वल टू 0, यदि t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 का मतलब कण अभी चलना स्टार्ट नहीं हुआ, और कण यदि चलेगा नहीं तो कोण भी नहीं बनेगा। और कोण क्या है? साई। तो साई की जगह क्या आ जाएगा? साई की जगह आ गया 0। इसको समीकरण दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 4। हमने क्या मान लिया कि t इक्वल टू 0 मतलब कण अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो साई की जगह क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि कण स्टार्ट ही नहीं होगा तो वो वक्र नहीं बनेगा, वक्र नहीं बनेगा तो स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी, और स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी तो कोण भी नहीं बनेगा। तो ये साई की जगह यहाँ तो आ गया 0, ये मान यहाँ रखते हैं बस। तो साई की जगह 0 और b अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, log 80, टी की जगह 0 तो ये होगा log c और प्लस log c1। हमने क्या किया? यहाँ से मान यहाँ रख दिए, और यहाँ इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे। और यहाँ ये a आया था, इसकी वजह से इसका क्या था? तो ये कांस्टेंट तो रहेगा बाहर ही, कांस्टेंट के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट तो रहेगा बाहर। तो यहाँ से ये कोष्टक और यहाँ कोष्टक आएगा, तो ये कोष्टक भी अलग रहेगा और ये अलग रहेगा, तो यहाँ कोष्टक और ये log c1। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं? log c1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो log c1 का मान ज्ञात हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से log c1 इक्वल टू आया माइनस b अपॉन ए और log c। तो इसका मान ये आया समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखेंगे log c1 का। तो समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर ये log c1 का मान रख रहे हैं यहाँ, क्योंकि ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट का मान निकालने के लिए ये मानते। तो यहाँ से साई इक्वल टू b अपॉन ए और log 80 और प्लस c और log c1 का मान क्या है? log c1 का मान है माइनस b अपॉन ए और log c, माइनस b अपॉन ए और log c। अभी यहाँ से ये log और ये यहाँ से b माइनस ए कॉमन आ सकता है, तो साई इक्वल टू b अपॉन ए, ये हो गया log 80 प्लस सी माइनस log c। log 80 प्लस सी माइनस log c क्योंकि b माइनस ए कॉमन ले लिया तो माइनस log c। तो यहाँ से ये क्या हुआ? log a माइनस log b। log a माइनस बी का फॉर्मूला log a अपॉन log b। तो ये आया साई इक्वल टू b अपॉन ए और log a अपॉन b, मतलब 80 प्लस c और अपॉन c। तो यहाँ से इसका c में डिवाइड और इसका c में डिवाइड अलग अलग, तो साई इक्वल टू
अब बी अपॉन ए, अब यहाँ से हम जो सोल्व करना है उसको देखेंगे कि साई की वैल्यू आ रही है ए log 1 प्लस बी टी। तो यहाँ से पहले इसको भाग देते हैं यहाँ से, तो ये हुआ बी अपॉन ए और log यहाँ सी का भाग देंगे, यहाँ सी का भाग देंगे तो ये होगा ए अपॉन सी और ये टी गुना में और प्लस 1, कोष्टक बंद। अब यहाँ से साई इक्वल टू बी अपॉन ए log ए अपॉन सी गुणा टी और प्लस 1। अब यहाँ से समीकरण हमें प्रूफ क्या करना है, वहाँ से कंपैरिजन करते हैं कि साई इक्वल टू आ गया ए यहाँ गुणा में ए और ए यहाँ कांस्टेंट है, तो यहाँ हमारे पास भी बी कांस्टेंट है और ए कांस्टेंट है, तो इसको ए नाम दे सकते हैं। फिर log ए अपॉन सी, ए कांस्टेंट था, हमने ए माना था कांस्टेंट, उसको स्पर्शरेखीय त्वरण को कांस्टेंट दे रखा है तो इसको ए माना था। सी हमने कांस्टेंट माना ही था, वो समाकलन नियतांक था, तो मतलब ये ए अपॉन सी भी कांस्टेंट, तो ए अपॉन सी को हम मान सकते हैं बी और गुणा में आ रहा है टी और प्लस 1। तो ऐसा कैसा सेम आ रहा है, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, माना बी अपॉन ए, क्योंकि बी कांस्टेंट ए कांस्टेंट, तो ए कांस्टेंट मान लिया ए और ए अपॉन सी को मान लिया बी, क्योंकि ए भी कांस्टेंट और सी समाकलन कांस्टेंट। तो यहाँ से साई इक्वल टू बी अपॉन ए को क्या माना ए, कैपिटल ए, कोष्टक log 1 प्लस ए अपॉन सी को क्या मान लिया बी, क्योंकि ये कांस्टेंट तो बी और ये टी, और ये हमें प्रूफ करना था कि साई का समीकरण क्या होता है ए log 1 प्लस बी टी, तो ए 1 प्लस बी टी। आप देख लेना इसको, बाकी करेंगे कल। ठीक है, फिर टाटा बाय बाय, सी यू।